हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 60 साल की उम्र में नहीं होंगे रिटायर। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तब हमें एक ही सपना दिखाया जाता था, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और फिर एक सम्मानजनक रिटायरमेंट। लेकिन क्या हो अगर रिटायरमेंट की उम्र ही बदल दी जाए? हाल ही में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिससे सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र पर गहरा असर पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह फैसला क्या है और इससे किसे फायदा होगा। हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद अब यह उम्र बढ़ सकती है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण है अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार का मानना है कि अनुभवी कर्मचारी किसी भी संस्था की ताकत होते हैं। बढ़ती औसत उम्र, लोगों की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है जिससे वे अधिक समय तक काम करने में सक्षम होते हैं। रोजगार संकट, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से युवाओं को नौकरी मिलने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। यह फैसला सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने की संभावना है, लेकिन इसके तहत कुछ प्रमुख श्रेणियां हो सकती। इस फैसले का असर केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता पर भी पड़ेगा। युवाओं को रोजगार मिलने में देरी, जब सीनियर कर्मचारी लंबे समय तक काम करते रहेंगे तो नई भर्तियों की संख्या कम हो सकती है। पेंशन योजना में बदलाव, यदि कर्मचारी ज्यादा समय तक काम करेंगे तो सरकार को पेंशन देने में देरी होगी, जिससे सरकारी खर्चों में कटौती होगी। अधिक अनुभवी सेवाएं, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों में अनुभवी लोग ज्यादा समय तक सेवाएं देंगे, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। वेतन में बढ़ोतरी, ज्यादा समय तक नौकरी में बने रहने का मतलब है ज्यादा वेतन और प्रमोशन के मौके। रिटायरमेंट के बाद की चिंता कम, जो लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं होते वे अब अधिक समय तक कमाई कर सकते हैं। पेंशन लाभों में बदलाव, यदि रिटायरमेंट उम्र बढ़ती है तो कर्मचारियों को बेहतर पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 में नहीं लागू होगा न्यू पे कमीशन, एक्सपर्ट्स ने बताए कारण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16 जनवरी को नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नई आशा की किरण जगी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा न होने के कारण वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने को लेकर संशय पैदा हो गया है। सरकार ने अभी तक आयोग के लिए नियम और शर्तें जारी नहीं की हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के लिए लागू होने जा रहे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी हो सकती है। हाल में लागू 7th पे कमीशन की सिफारिशें इस साल के अंत में समाप्त होने जा रही है।
ऐसे में सरकार को हर हाल में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 तक लागू करना होगा। सरकार इस फैसले में देरी कर सकती है। देरी का सबसे मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के सालाना बजट में वेतन आयोग के लिए कोई घोषणा नहीं की है। इससे इसके लागू होने में देरी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। वेतन आयोग विशेषज्ञ आयोग की सिफारिशों को लागू होने के अलग अलग तर्क दे रहे हैं। 8th पे कमीशन फॉर्मेशन के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने अनुमति प्रदान की है। सरकार ने वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया को अभी तक शुरू नहीं किया है। वित्त सचिव मनोज गोविल ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से भी राय ली जाएगी। वेतन आयोग के गठन प्रक्रिया पे कमीशन के लिए फरवरी महीने की शुरुआत में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के नियम और शर्तों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उसके सुझावों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। वेतन आयोग गठन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों अपनी राय प्रस्तुत की है। किंग स्टब एंड कसीवा एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने बताया, 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 2026 में शुरू होगी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पे स्ट्रक्चर के मूल्यांकन के लिए एक नियमित 10 साल की प्रक्रिया बन गए हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना कम है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तारीख 2016 में हुई थी। इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहेल पटेल कहते हैं, पिछले रुझानों को देखते हुए वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें देने में आमतौर पर 1 साल लगता है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से 1 जनवरी 2026 से कार्यान्वयन संभव है। हालांकि बजटीय प्रावधानों की कमी इस बारे में संदेह पैदा करती है कि क्या वित्तीय बोझ को वर्तमान वित्तीय योजना के भीतर समायोजित किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में पिछले महीने सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के बाद आगामी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय परिषद JCM के स्टाफ साइड से सुझाव मांगे थे। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्टाफ साइड की महत्वपूर्ण सिफारिश लेवल 1 से 6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान को समेकित करना है। वर्तमान में वेतनमान संरचना में 18 लेवल होते हैं, जो स्तर 1 से स्तर 18 तक होते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जबकि स्तर 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। स्टाफ साइड की ओर से प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और करियर में प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए कम वेतनमान को समेकित करने का सुझाव देता है। सिफारिश में विशिष्ट स्तरों स्तर 1 और स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4, स्तर 5 और स्तर 6 का विलय शामिल है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/10/2024 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 1/10/2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2029 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017, 18, 19, 20 ਤੇ 21 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है।
यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, लंबित एरियर का होगा भुगतान, डीए का भी मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, कैबिनेट की मंजूरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भगवंत मान सिंह सरकार ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6ठे वेतन आयोग का बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन का एरियर देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। राज्य में 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख के करीब ही पेंशन धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अप्रैल माह से बकाया दिया जाएगा और 2028 तक यह बकाया पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2025 से हर माह 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 14,000 करोड़ रुपए से बकाया का भुगतान होगा। इसमें 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भी शामिल है। इस धनराशि को कई फेज में जारी किया जाएगा,
जिससे राज्य के 3 लाख कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम स्कीम 2024 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इस योजना में अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे। इससे पहले इस योजना के तहत केवल महिला एसिड अटैक पीड़ितों को कवर किया गया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खुशखबरी, 18 महीने का द अरियर भुगतान शुरू। जाने आपको कितना मिलेगा करना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। खबरों की माने तो सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान का फैसला लिया है। यह वही राशि है जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई थी। सरकार ने इस बकाया दा को 3 किश्तों में देने की योजना बनाई है ताकि कर्मचारियों को राहत मिले और सरकार पर भी वित्तीय दबाव कम हो। आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से। द एरियर क्या है? दा यानी महंगाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। अप्रैल 2020 से जून 2021 तक महामारी के चलते सरकार ने दा की बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब इसी अवधि का बकाया द एरियर के रूप में दिया जाएगा। 3 किश्तों में होगा भुगतान। सरकार इस बकाया राशि को एकमुश्त देने की बजाय 3 हिस्सों में देने जा रही है। पहली किश्त जल्द जारी होगी, जिसमें शुरुआती बकाया राशि मिलेगी। दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तीसरी किश्त इसके 6 महीने बाद जारी होगी। द अरियर से क्या होंगे फायदे? अतिरिक्त आर्थिक सहायता, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई से राहत, बढ़ती महंगाई के दौर में यह रकम बहुत काम आएगी। सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का सरकार पर भरोसा मजबूत होगा। दा की गणना कैसे होती है? दा की गणना मूल वेतन, बेसिक पे पर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है और समय समय पर इसे बढ़ाती रहती है। 18 महीने के द अरियर के भुगतान से सरकार पर करीब 34,000 रुपए करोड़ का बोझ आएगा। इसीलिए सरकार इसे 3 चरणों में देने की योजना बना रही है ताकि बजट पर ज्यादा असर न पड़े। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा द अरियर? यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगी जो अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे या पेंशन प्राप्त कर रहे थे। नए भर्ती हुए कर्मचारी या अन्य श्रेणियां इस दायरे में नहीं आएंगी। द अरियर पर विवाद भी जारी। जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह राशि एकमुश्त मिलनी चाहिए थी। कुछ विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और को बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी की नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में।
हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 56% होगा महंगाई भत्ता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी कर्मचारियों को यह अच्छे से ही ज्ञात होगा कि भारत सरकार के द्वारा 1 साल में 2 बार महंगाई भत्ता में परिवर्तन किया जाता है, जिसका सीधा लाभ देश के केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को प्राप्त होता है और यह परिवर्तन 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार फरवरी के अंत में अपने सभी कर्मचारियों को तोहफा दी सकती है और यह तोहफा में वृद्धि को लेकर हो सकता है। यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर यहाँ वहाँ सर्च कर रहे तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस लेख में महंगाई भत्ते से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जा सकती है और वृद्धि हो जाती है तो कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में की गई यह 3% की वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी के अंत तक उपहार प्रदान किया जा सकता है, जिसका लाभ कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को प्राप्त हो सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा आगामी समय में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने को लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिसका कर्मचारियों के द्वारा बहुत इंतजार किया जा रहा है। यदि हम पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में बढ़ाती है। सरकार द्वारा आगामी होली के त्योहार की पहली कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ प्रदान किया जा सकता है। आप सभी को तो पता होगा कि पिछली बार जब महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई थी तब अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया था, हालांकि इसको लागू 1 जुलाई से माना गया था। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की अक्टूबर में वृद्धि की गई थी, जिससे महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% का हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई थी, जिसके कारण ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचा था। अब महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 53% है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत 53% है। अगर सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि की जाती है तो फिर यह महंगाई भत्ता 56% तक जा पहुंचेगी। कर्मचारियों के लिए कब तक महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, इसका ऐलान भारत सरकार के द्वारा होली के त्योहार से पहले कर दिया जाएगा और इस बार होली का त्योहार 14 मार्च 2025 को है और सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की आगामी किस्त को 28 फरवरी को जारी किया जाना है एवं इसके पहले 26 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक हो जाने के बाद में भारत सरकार के द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही संसद में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बकाया को जारी करने की कोई भी संभावना नहीं देख रही है। इसके साथ ही पंकज चौधरी के द्वारा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों के बकाए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जारी करने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, जो कोरोना महामारी के द्वारा रोका गया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक परेशानी को देखते हुए सरकार द्वारा जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की 3 किस्तों को रोका गया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2025 ਦੀ, ਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 53% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਉਹ 56% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 53 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 56% ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉੱਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 42% ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 3% ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 14% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42% ਮਹਿਜ ਡੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4% ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2.5% ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में 16,164 रुपए का इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद सैलरी में 16,164 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई दर और मुद्रास्फीति के चलते हर 6 माह में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। कर्मचारियों को जुलाई 2024 का संशोधित महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होना है। इसको लेकर 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म होती दिख रही है। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में भी तगड़ा इजाफा आने वाला है। आइए जानते हैं संशोधित डीए में किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। 1 करोड़ से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग
7 पे कमीशन के तहत मिल रही सैलरी में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। डीए दा फिलहाल 53% पर चल रहा है, जो कि 3% की बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2025 से 56% हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नवंबर तक के आंकड़ों ने इस पर मुहर लगा दी है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक के ICPI 1 के आंकड़ों हमारे सामने हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में 16,164 रुपए का इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद सैलरी में 16,164 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई दर और मुद्रास्फीति के चलते हर 6 माह में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। कर्मचारियों को जुलाई 2024 का संशोधित महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होना है। इसको लेकर 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म होती दिख रही है। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में भी तगड़ा इजाफा आने वाला है। आइए जानते हैं संशोधित डीए में किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। 1 करोड़ से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग 7 पे कमीशन के तहत मिल रही सैलरी में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। डीए दा फिलहाल 53% पर चल रहा है, जो कि 3% की बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2025 से 56% हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नवंबर तक के आंकड़ों ने इस पर मुहर लगा दी है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक के ICPI 1 के आंकड़ों हमारे सामने हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के 15 प्रोपोजल तैयार। पे बैंड पेंशन फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला इस दिन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को DOPT और नेशनल काउंसिल JCM स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। स्टाफ साइट में पे स्केल मर्जर न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक की सिफारिश की है। डा और DR को मूल वेतन में जोड़ने और देरी होने पर बकाया भुगतान की मांग भी प्रोपोजल में की गई है। 8वें वेतन आयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और नेशनल काउंसिल JCM की स्टैंडिंग कमेटी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक का आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में किया जाने वाला है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी बैठक में स्टैंडिंग कमेटी स्टाफ के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में पेंशन, पे बैंड, फिटमेंट फैक्टर समेत कमेटी के 15 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 23 जनवरी 2025 को डॉप्ट ने नेशनल काउंसिल जेसीएम साइड से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे थे, जिससे 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप का जामा पहनाया जा सके। इस संदर्भ में स्टाफ साइड से जल्द अपने सुझाव पेश करने का आह्वान किया है। शिव गोपाल मिश्रा ने एक डिटेल प्रोपोजल पेश किया है, जिसकी 15 मुख्य सिफारिश है जो शामिल की गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्जर की मांग को लेकर भी थी तथा जिसमें लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करने की सिफारिश की गई है। जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए निर्धारित की जाए और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.2 से बिल्कुल भी काम ना हो। फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ने 25% से 30% तक की रॉकेट बढ़ोतरी हो जाएगी। जेसीएमएनसी के सदस्यों ने अब मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसे लागू करने में किसी भी तरह की देरी होती है तो सरकार को इस सभी का बकाया भुगतान सभी कर्मचारियों को करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त डा और डीआर को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ा जाना चाहिए ताकि टेक होम सैलरी बढ़े और महंगाई का असर कम से कम हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के 15 प्रोपोजल तैयार। पे बैंड, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला इस दिन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को डीओपीटी और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। स्टाफ साइट में पे स्केल मर्जर, न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक की सिफारिश की है। डा और डीआर को मूल वेतन में जोड़ने और देरी होने पर बकाया भुगतान की मांग भी प्रोपोजल में की गई है। 8वें वेतन आयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक का आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में किया जाने वाला है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी बैठक में स्टैंडिंग कमेटी स्टाफ के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में पेंशन, पे बैंड, फिटमेंट फैक्टर समेत कमेटी के 15 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 23 जनवरी 2025 को डॉप्ट ने नेशनल काउंसिल जेसीएम साइड से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे थे, जिससे 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप का जामा पहनाया जा सके। इस संदर्भ में स्टाफ साइड से जल्द अपने सुझाव पेश करने का आह्वान किया है। शिव गोपाल मिश्रा ने एक डिटेल प्रोपोजल पेश किया है, जिसकी 15 मुख्य सिफारिश है जो शामिल की गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्जर की मांग को लेकर भी थी तथा जिसमें लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करने की सिफारिश की गई है।
जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए निर्धारित की जाए और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.2 से बिल्कुल भी काम न हो। फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ने 25% से 30% तक की रॉकेट बढ़ोतरी हो जाएगी। जेसीएमएनसी के सदस्यों ने अब मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसे लागू करने में किसी भी तरह की देरी होती है तो सरकार को इस सभी का बकाया भुगतान सभी कर्मचारियों को करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त डा और डीआर को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ा जाना चाहिए ताकि टेक होम सैलरी बढ़े और महंगाई का असर कम से कम हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਸਵੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਖੁਦ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੱਕ, ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਟਮੀ ਟਰੱਕਰ ਮਾਰਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਓ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਸਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜੋ ਟਮੀ ਟਰੱਕਰ ਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 18,228 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ 11% ਡੀਏ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਬੇੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ 18,228 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 11% ਡੀਏ ਦੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਤੇ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ वीडियो ਨੂੰ लाइक जरूर कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। नया पे कमीशन 2027 में होगा लागू। सरकारी कर्मचारियों को करना होगा 2 साल इंतजार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं
तो आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन किए जाते हैं। वहीं कर्मचारियों की सैलरी अमूमन हर 10 साल में संशोधित किया जाते हैं। बता दें कि आजादी से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग देश में लागू हो चुके हैं। अब ऐसे में हर बार वेतन आयोग में वेतन और पेंशन को संशोधित कर सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी दिए हैं। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके गठन को लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है। वहीं वेतन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति किए जाने हैं। वहीं इसके बाद आयोग अपनी गणना करके रिपोर्ट तैयार करेंगे और केंद्र सरकार को सौंपेंगे। वहीं इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार समीक्षा कर अपने हिसाब से कर्मचारियों के सैलरी भत्तों को संशोधित करेंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में संशोधन किए गए थे। वहीं इसी प्रकार 8वीं वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये मासिक से बढ़कर 18,000 रुपये के करीब पहुंच गए थे। वहीं इस बार 1.92 से लेकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस हिसाब से सैलरी में 92% से लेकर 186% तक की बढ़ोतरी होने संभव है। यानी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर कम से कम 34,560 रुपये और अधिक से अधिक 51,480 रुपये हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग लागू करने के बाद राज्य सरकारें अपने बजट के हिसाब से नए वेतन आयोग को लागू करते हैं। वहीं बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को 7वें वेतन आयोग को लागू किए थे। अब ऐसे में नया वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 वर्ष में लागू होते हैं। अब ऐसे में बिहार में 8वें वेतन आयोग के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को कम से कम 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि नई वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू फरवरी-मार्च 2026 में लागू किया जा सकते हैं। वहीं इसके बाद राज्यों को भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं केंद्र के दिशा निर्देश के बाद हर राज्य अपने बजट के हिसाब से 8वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के 1 साल बाद लागू हुए थे। वहीं केंद्र में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हो गए थे। वहीं बिहार में 1 अप्रैल 2017 को नया वेतन आयोग लागू हुए थे। वहीं यहां भी केंद्र की तर्ज पर सैलरी में बढ़ोतरी किए गए थे। वहीं यहां केंद्र की तरह ही 2.57 गुना विडमेट फैक्टर की वृद्धि किए गए थे, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये के करीब पहुंच गए थे। वहीं इसी आधार पर देखें तो केंद्र सरकार नया वेतन आयोग यानी 8वीं वेतन आयोग को 2026 में लागू कर देंगे, क्योंकि केंद्र में 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुए थे और 2026 में इसको 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही बिहार में भी अगर इसी तर्ज पर काम होता है तो 2017 के बाद अब नया वेतन आयोग 2017 में लागू हो सकेंगे। यानी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए अभी 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੁਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੋ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ चैनल दे नाल बने रहो तो वीडियो नु लाइक ते चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, आज हम सरकारी मुलायम और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं।
सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए पेंशन। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते जनवरी महीने में केंद्रीय हरियाणा सरकार ने अपने बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई पहल के अंतर्गत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति माह कर दिया है। इस बदलाव से बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर भी प्रदान होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह के अनुसार इस फैसले से बुजुर्ग वर्ग को उनकी जरूरत के समय में मदद मिलेगी, जिससे वे और अधिक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे। इस बढ़ी हुई पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जो कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पहली शर्त यह है कि आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार पुरुषों की उम्र कम से कम 60 वर्ष और महिलाओं की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की पारिवारिक आय भी एक निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, जिसकी जानकारी सरकार शीघ्र ही साझा करेगी। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सरल और सुविधाजनक बनाया है। इच्छुक आवेदक सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आवेदकों को अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और निवास प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि इससे बुजुर्गों को अपने घरों से ही आवेदन करने की सुविधा मिलती है। यह थी आज की जानकारी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18,228 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,65,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਅਰੇਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 11% ਡੀਏ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18,228 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,65,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਅਰੇਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 11% ਡੀਏ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ UPS ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਏਕਾਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜੋ SOP ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ GPF ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੋਸਤੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੀਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ। ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 8th पे कमीशन पर आई बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को मोटी रकम के लिए अभी करना होगा इंतजार। जाने कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन प्रस्तावित किया है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मोटी रकम पाने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। दरअसल भारत सरकार ने 1 फरवरी को संसद में पेश हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में 8वें पे कमीशन के आधार पर बढ़ने वाले सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं डाला है। अभी 8वें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस ही मांगा जा रहा है। इस तरह वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम साल भर लगेंगे। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई सैलरी का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026 से 27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी यह स्वीकार किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिलना संभव हो पाएगा। अभी वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री,
होम मिनिस्ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर टर्म ऑफ रेफरेंस का सुझाव देने के लिए कहा है। उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि नई दिल्ली में 16 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दी थी। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे। 8वें पे कमीशन में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें पे कमीशन के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। 6th पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपए पर आ गया था। पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपए पर चली गई थी। बता दें कि भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से देश में लागू हुआ था। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 8th पे कमीशन पर आई बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को मोटी रकम के लिए अभी करना होगा इंतजार, जाने कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन प्रस्तावित किया है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मोटी रकम पाने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। दरअसल भारत सरकार ने 1 फरवरी को संसद में पेश हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में 8वें पे कमीशन के आधार पर बढ़ने वाले सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं डाला है। अभी 8वें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस ही मांगा जा रहा है। इस तरह वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम साल भर लगेंगे। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई सैलरी का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026 से 27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी।
वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी यह स्वीकार किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिलना संभव हो पाएगा। अभी वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर टर्म ऑफ रेफरेंस का सुझाव देने के लिए कहा है। उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि नई दिल्ली में 16 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दी थी। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे। 8वें पे कमीशन में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें पे कमीशन के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। 6th पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपए पर आ गया था। पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपए पर चली गई थी। बता दें कि भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से देश में लागू हुआ था। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਸ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ IPS ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ 727 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ DIG ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਿਥ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 23, ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 132, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ 572 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DIG ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 73, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 18, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 10, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 6 ਅਤੇ GRP ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 126 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 8th पे कमीशन पर आई बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को मोटी रकम के लिए अभी करना होगा इंतजार। जाने कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन प्रस्तावित किया है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मोटी रकम पाने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। दरअसल भारत सरकार ने 1 फरवरी को संसद में पेश हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में 8वें पे कमीशन के आधार पर बढ़ने वाले सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं डाला है। अभी 8वें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस ही मांगा जा रहा है। इस तरह वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम साल भर लगेंगे। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई सैलरी का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026 से 27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी यह स्वीकार किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिलना संभव हो पाएगा। अभी वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर टर्म ऑफ रेफरेंस का सुझाव देने के लिए कहा है। उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि नई दिल्ली में 16 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दी थी। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे। 8वें पे कमीशन में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें पे कमीशन के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। 6th पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपए पर आ गया था।
था पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपए पर चली गई थी। बता दें कि भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से देश में लागू हुआ था। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 7th पे कमीशन हो गया फाइनल फैसला, कर्मचारियों को सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को नए वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि सरकार किस आधार पर और कितनी सैलरी बढ़ाएगी। केंद्र सरकार और वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना की जाती है। साल 2024 तक सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 53% से ज्यादा डीए मिल रहा है, जो उनकी बेसिक सैलरी के आधे से भी ज्यादा है। वेतन आयोग साल में 2 बार कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाता है। बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और डीए के आधार पर होगी। वेतन आयोग सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला लेता है। नए वेतन आयोग के गठन के लिए आयोग एक नया पैनल बनाता है। वह पैनल पिछले सभी वेतन आयोगों द्वारा की गई बढ़ोतरी को देखता और समझता है। इसके बाद हाल ही में बड़ी महंगाई पर भी शोध करता है। वेतन आयोग के गठन के लिए फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ डा भी बहुत अहम होता है। डा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाता है। 2.86% फिटमेंट फैक्टर देना मुश्किल। पिछले कई दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में 2.86% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी चांद मांग सकती है। 2.86% का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जिसे पाना नामुमकिन है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों को मिली उम्र भर की खुशखबरी। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर सरकार ने किया ऐलान। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा और न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है।
वर्तमान समय में अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी शिक्षकों की उपस्थिति से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी प्रकार पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन युवा पुलिसकर्मियों के लिए लाभदायक होगा। बढ़ी हुई सेवा अवधि में कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से वे अपनी कार्यक्षमता को बनाए रख सकेंगे। सरकार को भी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने होंगे। अतिरिक्त कार्यकाल का सदुपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अपने कौशल को निरंतर अपडेट करना होगा। नई तकनीक और कार्यप्रणालियों से परिचित होने से वे अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकेंगे। साथ ही युवा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी अपना योगदान दे सकेंगे। यह निर्णय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति से प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभव का लाभ आम जनता को भी मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर्मचारियों को इस बदलाव के अनुरूप अपनी भविष्य की योजनाओं में संशोधन करना होगा। आर्थिक नियोजन, स्वास्थ्य प्रबंधन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की योजना भी बनानी होगी। सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और देश दोनों के लिए लाभदायक है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनके अनुभव का देश की प्रगति में भी योगदान मिलेगा। हालांकि इस अवसर का सही उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों को मिली उम्र भर की खुशखबरी। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर सरकार ने किया ऐलान। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा और न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। वर्तमान समय में अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी शिक्षकों की उपस्थिति से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी प्रकार पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन युवा पुलिसकर्मियों के लिए लाभदायक होगा। बढ़ी हुई सेवा अवधि में कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से वे अपनी कार्यक्षमता को बनाए रख सकेंगे। सरकार को भी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने होंगे। अतिरिक्त कार्यकाल का सदुपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अपने कौशल को निरंतर अपडेट करना होगा। नई तकनीक और कार्यप्रणालियों से परिचित होने से वे अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकेंगे। साथ ही युवा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी अपना योगदान दे सकेंगे। यह निर्णय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति से प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभव का लाभ आम जनता को भी मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर्मचारियों को इस बदलाव के अनुरूप अपनी भविष्य की योजनाओं में संशोधन करना होगा। आर्थिक नियोजन,
स्वास्थ्य प्रबंधन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की योजना भी बनानी होगी। सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और देश दोनों के लिए लाभदायक है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनके अनुभव का देश की प्रगति में भी योगदान मिलेगा। हालांकि इस अवसर का सही उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਸ ਸੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं। महंगाई भत्ते में 4% का हुआ इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें
ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। इसके साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए नए साल में महंगाई भत्ते को लेकर के नया अपडेट जारी किया गया है। 1 जनवरी 2025 को लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की डेट को कंफर्म किया जा चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ोतरी का रास्ता साफ किया जा रहा है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से आंकड़ों के कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। महंगाई भत्ते के संशोधन के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार के हिसाब से आंकड़े बेहद अहम रोल अदा करते हैं। इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही की जाती है। पिछले 6 महीने के औसत में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दाम में वृद्धि कंफर्म होगी। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2025 की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन और रंगीन होने वाली है। कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि दा को लेकर के सामने आंकड़े आए हैं। इसके हिसाब से 4% की बढ़ोतरी का इशारा देखने को मिल सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते के 1% की बढ़ोतरी से भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। फिलहाल अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए पर 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी कि सैलरी 9,540 बढ़कर आती है। बेसिक न्यूनतम सैलरी की अगर बात की जाए तो वह 58% है और अगर 53% महंगाई भत्ते की बात की है तो वह 9,540 रुपए है। 57% महंगाई भत्ता होने के बाद 10,260 रुपए सैलरी का लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी के अगर बात करें तो 720 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा को आमतौर पर मार्च और अक्टूबर के महीने में ही किया जाता है। इस बार भी मार्च में महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद जनवरी से प्रतिमाह एरियर के साथ खाते में पैसा भेजा जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं। कच्चे कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 6 महीने में परमानेंट करने के आदेश, बकाया वेतन भी मिलेगा। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। इसके साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 माह के भीतर नियमित किया जाए। 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 6 महीने में परमानेंट करने के आदेश, बकाया वेतन भी मिलेगा। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 माह के भीतर नियमित किया जाए। 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, नगर निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 151 याचिका दायर की थी। इन कर्मियों ने 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की थी। गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे, उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं। महंगाई भत्ते में 4% का हुआ इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। इसके साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए नए साल में महंगाई भत्ते को लेकर के नया अपडेट जारी किया गया है। 1 जनवरी 2025 को लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की डेट को कंफर्म किया जा चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ोतरी का रास्ता साफ किया जा रहा है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से आंकड़ों के कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। महंगाई भत्ते के संशोधन के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार के हिसाब से आंकड़े बेहद अहम रोल अदा करते हैं। इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही की जाती है। पिछले 6 महीने के औसत में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो में वृद्धि कंफर्म होगी।
आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2025 की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन और रंगीन होने वाली है। कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि दा को लेकर के सामने आंकड़े आए हैं। इसके हिसाब से 4% की बढ़ोतरी का इशारा देखने को मिल सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते के 1% की बढ़ोतरी से भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। फिलहाल अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए पर 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी कि सैलरी 9,540 बढ़कर आती है। बेसिक न्यूनतम सैलरी की अगर बात की जाए तो वह 58% है और अगर 53% महंगाई भत्ते की बात की है तो वह 9,540 रुपए है। 57% महंगाई भत्ता होने के बाद 10,260 रुपए सैलरी का लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी के अगर बात करें तो 720 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा को आमतौर पर मार्च और अक्टूबर के महीने में ही किया जाता है। इस बार भी मार्च में महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद जनवरी से प्रतिमाह एरियर के साथ खाते में पैसा भेजा जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।